नमस्कार भाई सभी को। टॉपिक जो है अपना चला हुआ था भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसमें जो है लास्ट टॉपिक जो था अपना या लास्ट एक्ट जो था वो था शायद 1892, यही था ना? 1861, ठीक है। 1861 का जो इंडियन रूलिंग एक्ट था उसमें बेसिकली 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पहला था कि वॉयसरॉय को अपनी जो काउंसिल थी उसमें एक पांचवें सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति का अधिकार या उसमें नियुक्त करा गया था। दूसरा जो था कि इस अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तीसरा जो पॉइंट था कि वॉयसरॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी। और लास्ट फोर्थ जो था कि वॉयसरॉय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में या अपनी काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य एडिशनल मेंबर को ऐड करने की कितनी थी वह? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। तो ये 1861 का इंडियन रूलिंग एक्ट जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो है वो लिखेंगे हम लोग 1892 का इंडियन रूलिंग एक्ट। 1892 का भारत शासन अधिनियम। भाई बोलो मत प्लीज, नहीं, जो भी बोलेगा उसको पाप लगेगा। ठीक है, तो बोलना नहीं है। भारत शासन अधिनियम, इंडियन रूलिंग एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, प्रमुख रूप से 2-3 पॉइंट हम लोगों ने चर्चा करनी है। वो ये है कि पहला तो वही कि जो एडिशनल मेंबर ऐड किए थे 6 मिनिमम और मैक्सिमम कितने 12, उनकी संख्या यहां बढ़ा दी। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे कि वॉयसरॉय के द्वारा अब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 सदस्य नियुक्त किए गए। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि जो भारतीय थे उनको लगातार इसमें जो भागीदारी है वो दी जा रही थी। आप लोग याद करो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी है, वही है ना, जिससे भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला था, मतलब एक गति मिली थी। तो ऐसे में अंग्रेजों की अब मजबूरी हो गई थी कि उनका सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में बढ़ा रहे हैं ये मेंबर, ये ठीक है। तो अब अतिरिक्त सदस्य जो थे, जो 6 और 12 थे, अब वह आकर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 हो गए। अब मेंबर तो ऐड कर दिए, अब ये बेचारे अपना विचार तो रख सकते थे, उस काउंसिल में बोल भी सकते थे, लेकिन इनको बेचारों को ना तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत थी और ना कोई बजट पर वोटिंग का राइट था। तो मतलब कहने का यह है
कि ये एक किस्म के विचारे जो है बाउंड कर दिए गए, सिर्फ मखोटे के तौर पर बिठा दिए गए। ठीक है, तो लिखोगे अतिरिक्त सदस्य 10 और 16 हो गए, इसी में लिखोगे नेक्स्ट, परंतु इनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न, क्या हुआ, पूरक प्रश्न और गिल्ला लिख रहा करो, फिर बाद में को था, हम दोबारा बोलियो जी, और बजट पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब ना बजट की वोटिंग राइट था बेचारा के पास, ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की पावर थी, सिर्फ एक मखोटे के तौर पर, चेहरे के तौर पर यहां बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लिमिटेड इलेक्शन मेथड, सीमित निर्वाचन पद्धति या लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम, सीमित निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम, लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम, सीमित निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। हालांकि अभी भी मनोनीत शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा था। मतलब जो नॉमिनेशन था, देखा ना आप लोगों ने 16 कर दी, मेंबर कर दिया ना 16, तो अभी भी वायसराय ही नॉमिनेट कर रहा था इनको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम यहां पर देखने को मिला। वो क्या था कि जो लोकल बोर्ड थे, जैसे जल बोर्ड होते हैं, नगर निगम होता है, ठीक है, 1867 में बन लिया ना पहला नगर निगम इंडिया में, चेन्नई के अंदर, तो इनके जो मेंबर थे वो इनको चुन करके भेजते थे। हालांकि जो एक्ट था उसमें अभी भी इसके लिए नॉमिनेशन वर्ड का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत में पहली बार सीमित रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो 1892 का भारत शासन अधिनियम। लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत भारत में पहली बार कब हो रही है, 1892। नेक्स्ट लिखेंगे है, समझ में ये ऐसा है, मतलब आंशिक रूप से, हाँ सीमित निर्वाचन, उसी में तो आ रहा हूं मैं। मतलब कहने का ये है कि ये एक महज शुरुआत थी। मतलब आज जैसे आप देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, डायरेक्ट इलेक्शन मेथड है ना, हम और आप लोग डायरेक्ट चुनते हैं। वहां जो है कुछ लोग, 16 तो लोग ही हैं कुल, ठीक है, 16 ही है ना मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम को ही आधार मान के चले हम लोग। तो वो लोग जो हैं ये हालांकि मनोनीत तो वायसराय ने कर रखे हैं ये, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोसेस यहां पर फॉलो कराया गया, किसका, इलेक्शन का। और वो इलेक्शन का फॉलो प्रोसेस क्या था कि जो स्थानीय निकाय थे, जो लोकल बॉडीज थी जो, ठीक है, तो स्थानीय निकाय के जो लोग थे वो इनको चुनते थे, वो इनको इलेक्ट करते थे। तो दिस इज द लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम। अब जब अगला आएगा अपना ये जो 1909 का, उसमें बड़े स्तर पे जो है भारत में पूरा इलेक्शन मेथड जो है वो अपनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, ये लिख लिया, सीमित रूप से इलेक्शन। थर्ड, उससे अगला अधिनियम लिखेंगे 1909 का,
1909 का इंडियन रूलिंग एक्ट 1909। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो वही कि काउंसिल के या परिषद के सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। कापी तो नहीं ले रही आगे? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। अच्छा देखो, विचार रखने का जो अधिकार है वो कब दिया है? 1892 में। अपने विचार रख सके था, बोल सके था किसी भी विषय पे। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट कब दे रहा? 1909 में। अब बजट पे जब वोटिंग राइट देगा तो 1990, जो अपना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। अच्छा, 1909 को मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लियो, ये भी पूछ रखे। मार्लेमिंटो, मार्ले जो था वो इंडिया सेक्रेटरी था, और इंडिया सेक्रेटरी कहां बैठता था? लंदन में बैठता था। ये जो इंडिया सेक्रेटरी की पोस्ट थी वो किस एक्ट में क्रिएट की गई थी? हाँ भाई, जो इंडिया सेक्रेटरी की पोस्ट थी वह किस एक्ट में आई थी? 1858 में आई थी। जब कंपनी के शासन का एंड हो चुका था भारत से, तो तब जो भारत का शासन था वो सीधा किसके हाथ में चला गया था? क्राउन के हाथ में, महारानी विक्टोरिया के हाथ में। तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में जब शासन चला गया और उसके द्वारा जो कंपनी का संचालन करने वाली दो संस्थाएं थी, कौन कौन सी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, उनको खत्म करके तब उसकी जगह पर लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? इंडिया सेक्रेटरी, भारत सचिव। तो ये भारत सचिव जो है उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल भारत परिषद का भी गठन किया था ना वहां, और उसकी सैलरी अलाउंसेज भी सारे कहां से जा रहे थे? भारत से जा रहे थे। याद आ रहा है कुछ ये? ठीक है। तो अब मतलब 1919 में जो ये भारत शासन अधिनियम आया, इसको मार्लेमिंटो सुधार या मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जो यहां पर मार्ले शब्द है वो इस वक्त भारत का सचिव है, यानी इंडिया सेक्रेटरी है, और जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, वो इस वक्त भारत का क्या है? वायसरॉय है। तो इसलिए दोनों को मिला जुला करके क्या कहा गया है? मार्लेमिंटो सुधार या मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। ऑफिशियली इलेक्शन सिस्टम या इलेक्टेड सिस्टम को फॉलो किया गया, स्वीकार किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार औपचारिक रूप से निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया या स्वीकार किया गया। मतलब ऑफिशियल। अब देखो, दो क्वेश्चन यहां बनेंगे आकर के। पहला तो बनेगा कि लिमिटेड इलेक्शन सिस्टम कब अपनाया गया?
1892। क्लियर है। दूसरा पूछेगा कि औपचारिक रूप से या ऑफिशियली भारत में, क्योंकि वहां पर तो अभी भी नॉमिनेटेड शब्द चल रहा है, मनोनीत शब्द चल रहा है ना। तो ऑफिशियली भारत में पहली बार कब इलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया? तो 1909 में अपनाया गया। अब 1909 में ऑफिशियली तौर पर इलेक्शन मेथड या इलेक्शन सिस्टम को तो अपना लिया, लेकिन यहां पर एक बात जो है वो याद रखने लायक है कि इस टाइम जो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है उग्र रूप जो है वो धारण करता जा रहा था। क्योंकि जो भारत की राष्ट्रवाद की जो ऊर्जा थी या राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, उसको गति और एक रास्ता दिखाने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है। तो अब ऐसे में उस राष्ट्रवाद जिसमें हिंदू और मुस्लिम संगठित होकर के अंग्रेजों से मुकाबला लेने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उस राष्ट्रवाद को कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम की जो शुरुआत है वह यहां पर करी जाए। मतलब नाम का तो हमने इलेक्शन फॉलो कर लिया, लेकिन उसमें भी किसका हित था? अंग्रेजों का हित था, ताकि इनमें आपस में फूट पड़ जाए, उनकी जो डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी थी उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। ठीक है। तो लिखोगे इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत की गई। और इसके लिए मुस्लिमों को, हथियार किसको बनाया उसने? मुस्लिमों को। और इसके लिए मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया, रिजर्वेशन जो है वो प्रदान की गई। रिजर्वेशन का मतलब है कि मान लो 100 सीट हैं, तो 100 सीटा में तय 10 सीट वही मुस्लिम लड़ेंगे सिर्फ। तो अब क्या है, ना हिंदू मुस्लिम का बैरी है और ना मुस्लिम हिंदू का बैरी है, ये बनाए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अब जो ये शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, अब ये अंग्रेज है। उसी फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों को तो इनने भगा दिया, लेकिन इस थ्योरी को नहीं भगा पाए। अभी मैं एक सोशल अकाउंट देख रहा था बीजेपी का, बीजेपी हरियाणा के नाम से। बीजेपी की सत्ता है अभी केंद्र में भी और राज्य में भी। तो वहां उसने, बीजेपी ने अपने ऑफिशियली फेसबुक पेज, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील्स डाल रखी कि हुड्डा साहब अभी हरियाणा जो है 21 अप्रैल 2010 की रात को भूला नहीं है। मतलब 21 अप्रैल 2010 को मिर्चपुर कांड हुआ था। हरियाणा के जींद जिले में गांव है मिर्चपुर, वो बेसिकली है हिसार के अंदर, लेकिन वो जींद की बिल्कुल, हाँ, तो वहां पर वो गांव है। अब वहां मतलब जो विशेष समुदाय था उसके द्वारा दलित समुदाय की बस्तियों में आग लगा दी गई थी। तो मतलब सत्ता का या सरकार का काम क्या है?
कि प्रदेश को नियंत्रण किया जाए और ठीक ठाक सद्भाव के साथ प्रदेश को चलाया जाए, लेकिन वो दोबारा फिर वही जातीय हिंसा को उठाना चाहते हैं। मतलब वही तो आ गया डिवाइड एंड रूल। भाई उसका प्रयोग करके आप एक समुदाय को तो अपने साथ ले लो, दूसरा था है ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो डिवाइड एंड रूल की जो बीज बोए गए वो भारत में 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के द्वारा बोए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखो इसका। सॉरी वो तो लिख लिया आप लोगों ने, पहला ही पॉइंट कि पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना लिख लिया ना, तो यही है। नेक्स्ट लिखो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें लिखोगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, स्पेलिंग तो मैंने भी मॉन्टेग्यू देख लो भाई, TENGUE मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, CHEMS चेम्सफोर्ड FORD। तुक्का है, यू कोई अप्रोप्रिएट नहीं है। किसने बताया? किसने बताया गलत है? तने बताया? फिर लिख लेना जो ठीक ठाक है वह। तो अपना काम है समझ। एक और नाम की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होती। कभी भी गलत नहीं होती है। मान ले कोई भी नाम है, भले ही कुछ भी है मान ले स्टैंडर्ड भाषा में, लेकिन मान ले नहीं नहीं अपनी में तो चलता होगा गलत वाला। भाई हम लोग जब पढ़े हैं वो इसी भारतीय अंग्रेजी को पढ़े हैं, और इसमें बताया मास्टर ने मारता है कि नाम की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होती। तो मैं तो उसी पद्धति का पढ़ाया बात यहाँ लिख दिया। तो लिखो भाई, कोई बात नहीं कर। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब यहां भी वह बात है कि मॉन्टेग्यू जो है वो भारत का स्टीव है, और चेम्सफोर्ड जो है यहाँ क्या है, वाइसरॉय है। ठीक है, तो यहां अब क्या होगा कि जो 1892 में अतिरिक्त सदस्य ऐड करे थे, जिनको सिर्फ विचार रखने का अधिकार था, ना पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, जिनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की पावर 1909 में दी, यहां आकर के वो बजट पर वोटिंग राइट ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को वोटिंग राइट प्राप्त हुआ। बजट वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं, बजट वोटिंग राइट, मतलब बजट पर मत का अधिकार प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को बजट पर मत का अधिकार प्राप्त हुआ। ये है पूरा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को है कार्यकारिणी, कार्य लिख के का र छोटी की मात्रा न बड़ी की मात्रा, कार्यकारिणी परिषद। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी मेरी, ठीक है, स्पेलिंग एरर नहीं होगा। तो मतलब जो एडिशनल मेंबर ऐड कर रहे थे उनको यहां पर बजट पर वोटिंग राइट मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, एक मिनट, हाँ भाई बोल।
3-4 बार रिपीट हो रही। सुनो 1 मिनट भाई, इधर भी आएंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त सदस्य जो एडिशनल मेंबर थे वो थे ना, 6 से 12 थे, 6 से 12 थे और फिर 10 से 16 थे। अब वो जो एडिशनल मेंबर थे उनको बजट पर मत का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, हाँ भाई भी इधर वाले बताओ क्या था, यू था। चलो आगे लिखो भी। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय, केंद्र में द्विसदनीय बायकैमरल, हाँ, सिस्टम की शुरुआत की गई, व्यवस्था की शुरुआत की गई। बायकैमरल, आज आप लोग पार्लियामेंट के 2 हाउस देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो बायकैमरल सिस्टम है अपने भारत में कब आ लिया? 1919 में आ लिया ना। तो आप लोगों को ये चीज, यही तो है संवैधानिक विकास। यानी कि जो आज आप लोग संविधान देख रहे हो वो कब कब वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थाएं कब कब भारत में आ रही है, यही तो इतिहास है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ भाई क्लास में हूँ भाई, मैं क्लास में, इसलिए फोन काट रहा था। हाँ हाँ आ लूंगा मैं 4 साढ़े 4 बजे। तो आप लोगों को जो आज पार्लियामेंट के 2 हाउस दिख रहे हैं, या शुरुआत आपने, या इसका बीज जो है वो 1919 में पढ़ दिया था। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रांतों में, जो उस टाइम के जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। वो बताऊंगा क्या होती है, ये लिख लो एक बार। प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट, वो क्या थी एक बार वो लिख लो आप लोग, फिर बताता हूं क्या थी। कि जो प्रोविंसेस थे अपने, उसमें 2 विषय रखे गए जो सब्जेक्ट थे काम करने के, जो टॉपिक्स थे। जैसे आज आप लोग देखते हो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट है। ऐसे ही कुछ विषय स्टेट लेवल पर ही जो है वो रखे गए। एक तो था आरक्षित विषय, जिसको रिजर्व टॉपिक बोलते थे, और दूसरे थे हस्तांतरित या नॉन रिजर्व टॉपिक। अब देखना ध्यान से, यहां जो है वो रखा गया रक्षा यानी कि डिफेंस, विदेश, उसके बाद राजस्व, रेवेन्यू। अब यहां सुनो ध्यान से, ये जो टॉपिक रखे ये गवर्नर जनरल ने, ये वाइसराय ने अपने पास रखे, क्योंकि ये पैसे से संबंधित थे। अब यहां जो है शिक्षा, मतलब जहां पैसे खर्च होने थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, यह रख दिए इनके। मतलब इनका तो मालिक बना दिए भारतीय खुद। मतलब भारत वाले अगर गाड़ देवे तो उनके अपने नहीं मिले, काम नहीं होंगे तो गाड़ तो देगा लोग, तो अपने तो मिलेंगे। ये भारतीय खुद भारत वालों के दुश्मन बनने शुरू हो गए। ठीक है, और यू जो था यू अंग्रेजा ने रख लिया अपने पास। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर प्रांतों के अंदर यानी कि प्रोविंसेस के अंदर जो है द्वैध शासन यानी ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट लिखेंगे, इस एक्ट के द्वारा कम्युनल इलेक्शन सिस्टम का और विस्तार किया गया। इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब देखो, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम का एक्सटेंशन किया गया। अब देखो भाई क्या हुआ,
वहां पर जब 1909 में कम्युनल इलेक्शन की नींव पड़ी तो वहां सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षण था, मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व थी ना। यहां अब क्या हुआ, उसका जब एक्सटेंशन किया गया, उसका विस्तार किया गया, तो उसमें सिखों को भी ऐड कर दिया। किसको? सिखों को ऐड कर दिया, ईसाइयों को ऐड कर दिया, और एंग्लो इंडियन जो थे भारत में उनको ऐड कर दिया। यानी थारते पूछ ले कि भारत में सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत कब हुई है, तो 1919 में हुई है यार। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे महिलाओं को वोटिंग राइट। इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को वोटिंग राइट प्रदान किया गया। आज जो मतदान केंद्रों पर, वोटिंग सेंटर पर जो महिलाओं की लंबी लंबी लाइन दिखाई दे, वह शुरुआत कब होली? 1919 है। ठीक है, तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिमूव। नेक्स्ट और लास्ट है, अच्छा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वह इन तीन पे आएंगे, 1909, 1919 और 1935। तो इसीलिए आप लोग पिछला सारा भी ध्यान ना दे पाओ। देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि पछले पढ़ना ही नहीं है, कहते तो हम नू मान लो सर ने दिएगा, मतलब ये है कि यहां आपने जोर ज्यादा रखना है। ठीक है, तो लिखोगे, सबसे पहला लिखोगे कि इस एक्ट के द्वारा, इस 1935 का इंडियन रूलिंग एक्ट या इंडिया रूलिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन का गठन किया गया। ऑल इंडिया यूनियन। आज भारत क्या है? क्या है? यूनियन है ना। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो या जो आज भारत के राज्यों के रूप में आप लोग भारत का संघ देख रहे हो, यू कद बन लिया? 1935 में बन लिया है। ठीक है, तो अच्छा यहां आप लोग बैठे हो पानीपत में, यहां आप लोगों से पूछ ले कि इंडिया कहां है, भारत कहां है, तो कहां बताओगे? हैं? कहां है इंडिया? है? अरे बैठे तो तुम पानीपत, कहां है इंडिया? यही इंडिया है, मतलब इससे इंडिया है और इंडिया से ये है। भारत हमारे से है और हम भारत से, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। हम भी अलग नहीं हो सकते, ये बताया था ना था पिछली क्लास में। हरियाणा राज्य अगर ये चाहे कि मैं भारतीय संघ या इंडियन फेडरल जो सिस्टम है या इंडिया यूनियन जो सिस्टम है उससे मैं अपने को अलग कर लूं, तो अपने को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट, केंद्र में, इस एक्ट के द्वारा केंद्र में, केंद्र यानी कि सेंटर, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। वाई ड्यूल गवर्नमेंट, मतलब पीछे नहीं समझ में आ रहा। वही जो सुनो, जो 1919 में
जो ड्यूल गवर्नमेंट वाला कंसेप्ट यू आरक्षित और हस्तांतरित वाला आया था, यू सेंटर में भी लागू कर दिया। ठीक है, मतलब यू एक प्रयोग करके देखा यार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रांतों से द्वैध शासन की ड्यूल गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। द्वैध शासन जो है वो खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर, एक मिनट भाई, मजबूरी है क्या बताऊं अंशुल तेरे को, उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होती है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, ये एक बार देख लो ध्यान से, होता क्या है प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं यानी कि जो प्रोविंसेस हैं वह अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, लेकिन किसके अनुसार करती हैं वो? सेंटर के अकॉर्डिंग। दिस इज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब 1947 से 1950 का भारत आप लोग देख रहे हो। 1947 में आपा आजाद हो लिए, अंग्रेज यहां से चले गए। शासन किसके हाथ में आ गया था? नेहरू के हाथ में, मतलब अपने हाथ में आ गया था ना। लेकिन नेहरू जो शासन कर रहा था वो अब भी किसके अनुसार कर रहा था? 1935 के इंडिया रूलिंग एक्ट के तहत। वो किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने, अपन ने तो नहीं बनाया। मतलब अब भी आपा किसके कब्जे में है? उनके कब्जे में। पूरी तरह से स्वतंत्र आपा कब होते हैं? 26 जनवरी 1950 को। और था मैं ना कंसेप्ट अपने क्लियर करके फिर हाँ ना दिया करो, ठीक है ना भाई। तो इसको बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। मतलब आज भी आप लोग जो भारत के अंदर व्यवस्था देख रहे हो कि जो राज्य हैं, अच्छा स्टेट्स केंद्र के अधीन है या स्वतंत्र हैं? अपना काम करने के लिए तो स्वतंत्र हैं। कितने काम कर सके है राज्य सरकार? 61 टॉपिक्स है ना स्टेट लिस्ट के अंदर। तो 61 टॉपिक पे कोई भी निर्णय लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। बट फिर भी इसका एक दायरा है कि इसको केंद्र सरकार के अधीन रह करके काम करना पड़ता है, उसकी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये नहीं मानेगा तो 365 के तहत यहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देंगे यहां। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रांतीय स्वायत्तता, समझ गए ना? प्रोविंशियल ऑटोनोमस क्या है या ऑटोनॉमी क्या है। उसके बाद लिखेंगे इस एक्ट के द्वारा भारत में एक फेडरल बैंक एंड फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय और संघीय बैंक, फेडरल कोर्ट एंड फेडरल बैंक की स्थापना। जो आज आप लोग आरबीआई देख रहे हो, एसबीआई नहीं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना इसी ने करी थी। और जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो दिल्ली का, एक सुप्रीम कोर्ट और आया था 1773 में, जो 1774 में बनाया गया था कलकत्ता में, और जिसका चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ऐसा ही जो कोर्ट आया है सुप्रीम कोर्ट, यू कित बनाया गया है? दिल्ली। राजधानी परिवर्तन हो लिया ना 1911 में, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था राजधानी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं कित बनेंगी? दिल्ली में होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बिल्कुल, इसके बाद टॉपिक खत्म और मेरा काम खत्म, थारा काम शुरू।
मतलब 5 मिनट था रही है और फिर सुनाना है। लिखो, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा तीन सूचियां, 3 लिस्ट स्थापित की गई। कौन कौन सी है 3 लिस्ट? जिनका जिक्र 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। 3 सूची कहां है? 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिस तय यू पूरा देश चल रहा है, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन चलता ना सेंटर का स्टेट का। तो उनसे बचने के लिए क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण कर दिया। भाई तेरी ये है, तेरी ये है और तेरी ये है। ठीक है, तो ये था 1935 का इंडिया रूलिंग एक्ट। तो अभी पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार आपको 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सुनेंगे। जल्दी जल्दी याद कर लो भाई। यू बहाना नहीं चलेगा कि मैं क्लास में नहीं था जी, या मैं क्लास में नहीं थी, या मैंने अटेंड नहीं करी थी। ठीक है, इसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। जिसके हैं, हाँ, और उस खतर कल नहीं सुनूंगा, जब टॉपिक आज खत्म हो आज सुनूंगा। तो है ये भी नहीं, ये तो पहले नहीं आ लिए थे आप लोग, 1773 से नहीं आ लिए थे इस क्लास। हाँ, आज वाला चलो सुनो, छूट आप लोगों की, आज वाले 3 सुना दो। 1909, 1919 और 1935। मेरे ख्याल में सारे ही 12-13 पॉइंट होंगे, 14 हो जाएंगे आज। ठीक है, तो देखो इनने, देखो नहीं मतलब याद करो। हैं क्या था? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, मिला ही नहीं कहीं। है तेरे पास? नहीं, ऐसा कहीं मिला नहीं। मैं कैसे बताऊं? गलत तो बता नहीं सकता ना, उससे बढ़िया कि मैंने जब पढ़ा ही नहीं, मैं कहां दे। जो चीज अपन ने पढ़ी है वही तो बता सका। हाँ, हो गया।
हाँ भाई, स्वेच्छा से, स्वेच्छा वाला कोई नहीं। हो गया, सुनाओ। 1919 का सुना दे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 1909 का सुना, गई, सुना फिर। 1909 और अगला याद रखियो 1935 का। सुना 1909 सुना। सुना भाई, जोर जोर के सुनाना है। पूरक, पूर्व नहीं, पूरक। हाँ, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ऑफिशियली जो है इलेक्शन सिस्टम को अपना लिया था। दूसरा है कि जब अपनाया गया तो उसके बाद कम्युनल कर दिया उसको, और जिसके तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। और पहला पॉइंट था कि वो जो बताए दिया पूरक पर से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट दिया। 1935 का कौन बताऊंगा, हाथ उठाओ जिन्हें बताना हो। 1 2 3 4, और कोई जिन्हें बता दिया पहले हाथ नीचे करो। मैं तो तारे में तो नहीं कोई बतांदा, तारे में तो भाई और खत्म। हट मेरा इधर था, और है याद। सुना भाई, तू सुना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, याद है तेरे को, याद है। और कोई, और कोई भी, 1 2 और बच रहे हैं। तारा नहीं याद कोई से कभी। 1892 का सुनाना चाहता हो कोई। 1892 आज ही होया ना 1892 भी, तो ये वो कोई सुनाना चाहता, सुना। 16, ठीक है, ठीक है। ना पूरक का था ना बजट का था, और तो जाना ही नहीं था फिर, केरन गई उड़ा। ठीक है, हालांकि मनोनीत शब्द, वेरी गुड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, 2 ही पॉइंट थे इसमें, 3 पॉइंट होंगे, चेक कर एक बार को। 2 ही हैं, हालांकि पूरक पर, ठीक है चल। और कोई, तेरे थे नहीं, और कोई भी सुना। कौन सा सुनाओगे नो बता।